टैक्सी का सफर तकरीबन 40 मिनट का था और उस 40 मिनट में उसने तकरीबन 70 किलोमीटर का फासला तय किया था। उसके बाद वो एक छोटे से कस्बे ब्लू माइन में पहुंच गई। ब्लू माइन में उसने मुझे समंदर के एक ऐसे किनारे पर उतार दिया जहां चारों तरफ खामोशी और सन्नाटे का राज था। यहाँ एक खास किस्म की कश्ती मौजूद थी जो रबड़ की बनी हुई थी। उसमें जरूरत की चीजें मौजूद थीं। बारिश से बचाव के लिए बांस लगाकर तरपाल की छत लगाने और सोने का भी इंतजाम था। उस पर कश्ती का वजन इस कदर कम था कि उसे आसानी से उठाकर किनारे पर लाया जा सकता था। उसमें चप्पुओं की जरूरत भी नहीं होती थी और वो खुद ही हवा के दबाव के साथ बह सकती थी। टैक्सी ड्राइवर ने मुझे नीचे उतार दिया और फिर पहली बार मुखातिब किया, और कोई हुक्म जनाब? मैंने पूछा, तुम्हें कोई हिदायत दी गई हैं? वो बोला, जी नहीं, आपकी जरूरियात की तमाम चीजें यहाँ प्रोग्राम के मुताबिक मौजूद हैं। अलबत्ता अगर आप मुनासिब समझें तो सिर्फ एक सवाल का जवाब मुझे दे दें। मैंने कहा, आप पूछो। बोला, काम तवक्को के मुताबिक मुकम्मल हुआ है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। टैक्सी ड्राइवर ने उसके बाद कोई रस्मी गुफ्तगू भी न की और तेजी से मुड़कर वापस चल पड़ा। मैं खामोशी से उसे जाते हुए देखता रहा था। फिर मैंने वो कश्ती पानी में उतारी और उसमें सवार हो गया। कश्ती हवा के बहाव पर बहने लगी थी। मेरी जिंदगी का एक नया सफर शुरू हो गया था और ये सफर मेरे लिए हमेशा की मानंद खासा सनसनीखेज था। हर चंद के इस तरह की लातादाद मुहिम्मात में हिस्सा ले चुका था, लेकिन इंसान की जिंदगी में कोई भी नया मरहला उसके लिए बायस से तजस्सुस होता है। मुझे बताया गया था कि खलीज तक पहुंचने के लिए एक तवील और कठिन सफर से साबिका पड़ेगा। इसमें कई दिन भी लग सकते हैं और अगर हवाओं की रफ्तार सुस्त हो जाए तो शायद 1-1.5 हफ्ता भी। मेरे लिए कश्ती में ऐसी चीजों का बंदोबस्त कर दिया गया था जिनकी मदद से मैं कोफ्त का शिकार होने से बच सकूं। एक रेडियो ट्रांजिस्टर, कुछ किताबें भी यहाँ मौजूद थीं। थोड़ी देर बाद मैंने ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन कर दिया और प्रोग्राम सुनने लगा, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद मुझे रेडियो पर कॉलिन बर्ट के बारे में कोई खबर सुनने को न मिली। लेकिन जो कुछ मैंने किया था वो इत्मीनान बख्श था और मुझे अपने काम पर एतमाद था, इसलिए इस खबर के नशर न होने से मुझे कोई तशवीश न हुई। कश्ती का सफर तवील और सबर आजमा था और मैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा था। कश्ती रुके बगैर कई दिनों तक पानी की सतह पर हवा के बहाव के साथ साथ सफर करती चली गई। चौथे दिन सुबह से बारिश शुरू हो गई और मैंने तरपाल तान लिया, जिसकी वजह से बारिश से मुकम्मल बचाव हो गया। फिर तकरीबन 9 दिन मैंने इस तरह गुजारे कि न कहीं जमीन के आसार नजर आए और न ही किसी इंसान की शक्ल दिखाई दी। 10वें दिन की सुबह मैंने हैगल बे के आसार पा लिए थे। खुदा के फजल से उन 10 दिनों में कोई ऐसी उलझन पेश नहीं आई थी जो मुझे किसी तरह से परेशान या कमजोर कर देती। किनारे पर एक समत मैंने दरख्तों के झुंड देखे और फिर कश्ती को उस तरफ मोड़ दिया। किनारे तक पहुंचकर मैं यख पानी में नीचे उतर गया और सामान उठा उठा कर बाहर फेंका। जब कश्ती बिल्कुल खाली हो गई तो उसे दोनों हाथों से ऊपर उठाकर किनारे की तरफ उछाल दिया। उसके बाद खुद भी पानी से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। सूरज की रोशनी पूरी तरह फैल चुकी थी। मैं बर्क रफ्तारी से एक समत दौड़ने लगा। मेरी रफ्तार काफी तेज थी। मुझे मालूम था कि अब किस समत जाना है। आधे घंटे के बाद मैं उन दरख्तों के हिसार से बाहर निकल आया। सामने एक बहुत वसीओ अरीज मैदान नजर आ रहा था। मैंने उस मैदान के अतराफ खारदार तार लगे हुए देखे। इस तरह मैदान की हदबंदी कर दी गई थी। एक दरख्त के साए में मैं काफी देर तक खड़ा रहा और उसके बाद मैंने खारदार तारों की समत रुख किया और थोड़ी देर के बाद उनके नजदीक पहुंच गया। अतराफ में कोई जीरूह नजर नहीं आ रहा था। मैंने तार हटाए और उनके नीचे रेंग कर ममनुआ इलाके में दाखिल हो गया। मैं आगे बढ़ता रहा। वसीओ अरीज मैदान में जगह जगह मैंने लकड़ी के बड़े बड़े कैबिन देखे। मुझे तवक्को थी कि उन कैबिनों में कोई न कोई जरूर मौजूद होगा, लेकिन जब तवील फासला तय करके मैं एक कैबिन के पास पहुंचा तो मुझे एहसास हुआ कि कैबिन में दरवाजा ही नहीं रखा गया था, बल्कि लकड़ी के तख्तों को जोड़कर कैबिन नुमा संदूक खड़े कर दिए गए थे। गोया इन कैबिनों में सिर्फ कोई चीज बंद कर दी गई थी। थोड़ी देर के बाद मैं एक आहनी आले की मदद से एक कैबिन के तख्ते को इस हद तक टेढ़ा करने में कामयाब हो गया कि उसकी कीलें मुड़ गईं। तख्ते को बाहर की तरफ मोड़ने के बाद मैंने अंदर झांक कर देखा और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। बड़े बड़े जहाजी पार्ट्स रखे हुए थे और यकीनन ये उन जहाजों के हिस्से थे जो इसराइल को सप्लाई किए जाने वाले थे। गोया मैं बिल्कुल सही जगह पहुंच गया था। चुनाचे अपना काम शुरू करने में मैंने जरा भी तसाहुल का मुजाहरा न किया और सनमैन का फराहम करदा कैमरा निकालकर पूरे इलाके की तस्वीरें ली। उसके बाद तख्ते को कुछ और मोड़कर ताकतवर रोशनी वाले कैमरे से पार्ट्स की तस्वीर लेने लगा। उसके बाद मैंने उन तमाम गोदामों की तस्वीरें बनाई और अपने काम से फारिग हो गया। एक बार फिर मैंने अतराफ में निगाह डाली। मुझे सख्त ताज्जुब था कि इतनी अहम जगह इस तरह खाली पड़ी हुई है। उन गोदामों के रखवाले आखिर कहाँ हैं?
बहरहाल ये मेरी खुशबख्ती थी कि कोई वहां मौजूद नहीं था और मुझे अपने इस काम में किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा था। उसके बाद जहां रुकना मुनासिब नहीं था, मैं वापस किनारे की तरफ चल पड़ा और तेज रफ्तारी से वापसी का सफर तय करता हुआ तारों की बाड़ के पास आ गया। फिर बाहर निकलने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैं वापस दरख्तों के झुंड की जानिब चल पड़ा, लेकिन दफतन ही सूरत हाल में कुछ तब्दीली हुई। जैसे ही मैं झुंड के करीब पहुंचा, चंद अफराद मेरे सामने आ गए। वो सब मुसल्ला थे और एक दराज कामत शख्स मेरे ऐन सामने था। हम एक दूसरे को देख कर भौंचक्के रह गए। मैंने बर्क रफ्तारी से पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन मेरे मद्दे मुकाबिल भी अहमक न थे। उन्होंने फौरन मुझ पर राइफलें तान ली। आगे वाले की आवाज उभरी, खबरदार, जरा भी जुम्बिश की तो पूरे बदन में सुराख हो जाएंगे। मेरा हाथ उठा रह गया। उन लोगों ने मेरे गिर्द घेरा डाल लिया था और कुछ लोग इतने करीब आ गए थे कि उनके राइफलों की नालें मेरे बदन को छूने लगी थीं। इसके सिवा चारा कार नहीं था कि हाथ बुलंद कर लूं, लेकिन मैं उन लोगों के शिकंजे में आसानी से नहीं आना चाहता था। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अभी वो लोग कैमरे और पिस्तौल वगैरह पर कब्जा कर लेंगे, कश्ती भी उन्हें मिल जाएगी और उसके बाद ये मालूम करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी कि कॉलिन बर्ट का कातिल मैं हूं, और उसके बाद मौत, फौरी मौत। मेरे लिए इसके अलावा और कोई फैसला नहीं होगा। चुनांचे यही मौका है, यही लम्हा है जब जिंदगी बचाने के लिए कुछ किया जा सकता है। उसके बाद कुछ ना हो सकेगा। जो कुछ करना है और जिस तरह करना है इसी वक्त करना है। चुनांचे मेरी निगाहें चारों तरफ भटकने लगी। जिस जगह मैं खड़ा था वहां एक दरख्त की मुड़ी हुई शाख नीचे तक झुकाई थी और मेरे सर से इतने फासले पर थी कि मैं थोड़ा सा उचक कर उसे पकड़ सकता था। एक लम्हे में मैंने अपने लिए लाहे अमल मुंतखब कर लिया। दराज कामत शख्स ने गजबनाक लहजे में कहा, इस मरदूद की तलाशी लो। दो मुसल्ला आदमी राइफलें झुकाकर मेरी तरफ बढ़ाए। मैं मुस्तैद हो गया। मेरे हाथ बुलंद थे। जो ही वो दोनों मेरे नजदीक आए, मैं पंजों पर जरा सा उछला और शाख मेरे हाथों की गिरफ्त में आ गई। मैंने शाख पर मजबूती से हाथ जमाए और फिर बिजली किसी तेजी से दोनों पांव उठाकर उन दोनों करीब आने वालों के सीनों पर दे मारे। मुझे उस कुव्वत का खुद भी अंदाजा नहीं था जो इस खतरे के वक्त मेरे बदन में पैदा हो गई थी। उन दोनों के पांव उखड़ गए और वो उछलकर अपने साथियों पर जा पड़े। दराज कामत खुसूसन उनकी जद में आ गया था और मैंने उसे उनकी लपेट में आकर गिरते देखा। मैंने फौरन ही एक लंबी छलांग लगाई और जमीन पर पांव टिकते ही पूरी कुव्वत से दौड़ पड़ा। जो लोग अपने साथियों की जद में आए थे वो तो इतनी फुर्ती से न संभल सके, लेकिन जो बच गए थे उन्होंने मेरे पीछे दौड़ लगा दी। मैं अपने बदन की पूरी कुव्वत सर्फ करके दौड़ रहा था। दरख्त एक एक कदम पर रास्ते में मज़ाहिम थे और खुद को उनसे टकराने से भी बचाना था। जहां ये दरख्त मेरी तेज रफ्तारी में मज़ाहिम हुए थे, वहीं मेरी मदद भी कर रहे थे, क्योंकि अकब से गोलियां चलने लगी थीं और दरख्तों की तरह उन्हें मुझ तक पहुंचने से रोक रहे थे। वैसे भी मैं एक सीध में नहीं दौड़ रहा था, बल्कि हर बार मैं रुख बदल रहा था। उस वक्त उस समत का तायुन भी मुमकिन नहीं था जिधर मैंने कश्ती छोड़ी थी। अगर तायुन भी कर लेता तो कश्ती का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था, क्योंकि वो लोग मुसलसल पीछे लगे हुए थे और कश्ती को उठाकर पानी में नहीं ले जाया जा सकता था। उनसे बचने के लिए एक ही सम थी, यानी खाड़ी का रास्ता। मुझे उस तक पहुंचने में कामयाबी हासिल हो गई। मैंने पलट कर देखा, वो कमबख्त ज्यादा दूर नहीं थे और किसी खौफनाक बला की मानिंद मेरे ताक़ुब में लगे हुए थे। मैंने बगैर किसी हिचकिचाहट के पानी में छलांग लगा दी और तेजी से तैरने लगा। हर आन ये खतरा था कि अब वो पानी में गोलियां बरसाएंगे और कोई गोली मुझे चाट जाएगी। लेकिन चौड़ी खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर मुझे खुद भी हैरत हुई। ये यकीनन बर्क रफ्तार तैराकी का आलमी रिकॉर्ड था, मगर अफसोस उसका तस्करा कोई नहीं करेगा। दूसरे किनारे से मैंने पलट कर देखा। देखते ही देखते कई आदमी पानी में कूद गए। भागो और भागते रहो, इसके अलावा और कोई तदबीर कारगर नहीं हो सकती थी। चुनाचे मैं फिर दौड़ने लगा। उस वक्त मेरे लिए जिंदगी बचाने का सिर्फ एक ही जरिया था, दौड़ते रहो। जिस कदर बदन में जान हो दौड़ते रहो। थकन का कोई तसव्वुर भी जहन में नहीं आना चाहिए। न जाने कितनी दूर पहुंचने के बाद मैंने अपनी रफ्तार सुस्त की और एक बार फिर पलट कर देखा। दूर दूर तक उन लोगों का वजूद नहीं था। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। खाड़ी उबूर करने में उन्होंने यकीनी तौर पर इतना मुख्तसर वक्त न लिया होगा जितना मैंने, और उसके बाद वो किनारे पर पहुंचे होंगे और वहां से मेरा ताक़ुब शुरू किया होगा। मुझे यकीन था कि अब वो आसानी से मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे, लेकिन मेरे दिल में अब भी कितने ही खदशात और वसवसे मौजूद थे। जिस इलाके से अब मैं भागता हुआ गुजर रहा था वो चटियल मैदान था। जंगल और सब्जा खाड़ी के किनारे से शुरू होकर थोड़ी दूर तो साथ देते रहे और उसके बाद पीछे रह गए थे। उस इलाके में छुपने की कोई जगह नहीं थी।
میرے پاس جو تصاویر موجود تھیں وہ آئن شلائر اور سن مین کی توقع کے عین مطابق تھیں، اور ان کے حصول کے بعد وہ اپنے طور پر اس سلسلے میں کارروائیاں کر سکتے تھے۔ میرا کام صرف اتنا ہی تھا کہ میں کولن برٹ کو قتل کر دوں تاکہ معاہدے پر دستخط نہ ہو سکیں، اور اس کے بعد ان گوداموں تک پہنچ کر ان کی تصاویر حاصل کر لوں تاکہ یہ تصویریں ان ممالک کو فراہم کر دی جائیں جو اس سلسلے میں کی جانے والی کارروائیوں کو روکنے میں معاون ہو سکتے تھے۔ آسمان پر گہرا ابر چھایا ہوا تھا جب میں نے گاڑی عبور کی تھی، تبھی یہ ابر آسمان پر آ گیا تھا، اور اب ہواؤں کی خاموشی اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ شاید بارش شروع ہو جائے، اور میرا اندازہ درست نکلا۔ بارش ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے رک کر دور دور تک دیکھا کہ ممکن ہے کوئی پناہ گاہ نظر آ جائے، لیکن اطراف میں کوئی ایسی جگہ نظر نہ آئی۔ بارش کے ساتھ ساتھ ہی سرد ہوائیں بھی چلنے لگیں۔ میں نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ ایسا نہیں تھا جو میرے بدن کو ان سرد ہواؤں سے محفوظ رکھ سکتا، چنانچہ اس وقت خود کو گرم رکھنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ دوڑتے رہو۔ تھکن کے ساتھ ساتھ اب بھوک بھی محسوس ہونے لگی تھی۔ پھر اسی طرح دوڑتے ہوئے میں نے بارش کے دوران ہی ایک طویل راستہ طے کیا، اور جب پہلی بار مجھے آبادی کے آثار دکھائی دیے تو دل کو طمانینت کا احساس ہوا۔ اندازے کے مطابق میں مسلسل 2 گھنٹے دوڑتا رہا، لیکن میں نے اب بھی رفتار کم نہیں کی اور آبادی کی طرف دوڑتا رہا۔ پھر مجھے ایک کھیت نظر آیا جو ویران اور اجڑا پڑا تھا، لیکن اس کے ایک سمت درختوں کا جھنڈ موجود تھا۔ میں اس درختوں کے جھنڈ کے قریب پہنچ گیا اور اطراف کا بھرپور جائزہ لیا۔ پھر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ درختوں کے جھنڈ میں ہوا کا گزر کم تھا۔ میں نے پتلون کی جیبوں کو تھپ تھپایا۔ لائٹر نما کیمرہ اور پستول دونوں موجود تھے۔ کافی دیر اسی طرح بیٹھا رہا۔ درختوں کی شاخوں اور پتوں پر بارش کے قطرے گرنے سے ٹپ ٹپ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ بارش مسلسل ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ اب آبادی کا رخ کرنا چاہیے۔ رات کی تاریکی میرا ساتھ دے گی۔ ممکن ہے کسی مکان میں مجھے کھانے پینے کی کچھ چیزیں اور وقتی طور پر سہارا مل جائے۔ چنانچہ میں وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ کچے راستے کیچڑ سے بھر گئے تھے۔ میں ایک عزم کے ساتھ آگے بڑھتا رہا اور تھوڑی دیر کے بعد گاؤں کے سب سے پہلے مکان کے سامنے تھا۔ مکان کے بوسیدہ دروازوں کی درزوں سے روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ باہر سے اس کے طرز تعمیر کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، نہ ہی اس گھور اندھیرے میں اس کا صحیح طور پر اندازہ ہو سکتا تھا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ چند لمحے تک کوئی آواز سنائی نہ دی، قدموں کی چاپ بھی نہیں ابھری تھی۔ چنانچہ میں نے دوبارہ دستک دی اور اس بار اندر سے کچھ آہٹیں ابھری۔ کون ہے؟ آواز نسوانی تھی اور کچھ بھرائی ہوئی سی تھی۔ میں خاموش رہا۔ آواز دوبارہ سنائی دی، کون ہے؟ میں نے اس بار بھی خاموشی اختیار کی تو دروازہ کھل گیا۔ سامنے ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ بدن پر ڈھیلا ڈھالا لباس تھا، چہرے پر بے شمار جھریاں نظر آ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا کہ اسے پیچھے دھکیل کر اندر داخل ہو جاؤں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور بوڑھی عورت خوفزدہ ہو گئی۔ اس نے کہا کون ہو تم؟ کیا باسکل ہی ہو نا تم؟ میں نے پھرتی سے پلٹ کر دروازہ بند کر دیا۔ کہا فضول باتوں سے گریز کرو، یہ بتاؤ گھر کے اندر کون کون ہے؟ وہ بولی تم باسکل؟ ارے باسکل کہاں سے آیا؟ اور دوسرے ہی لمحے اس کا چہرہ خوف سے سفید پڑ گیا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی اور پھر کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہاں صرف میں ہوں، میں اور وہ باسکل۔ وہ تو اپنی برائیوں کا شکار ہو گیا، اب وہ کہاں؟ میں ہر رات جب ایسی کوئی دستک سنتی ہوں اور دروازہ کھولتی ہوں تو نہ جانے کیوں میرے ہونٹوں پر اس کا نام آ جاتا ہے، وہ نام جو اب تابوت میں لیٹ کر زمین کی گہرائیوں میں پہنچ چکا ہے۔ میں نے پوچھا کوئی مرد تو نہیں ہے گھر میں؟ بولی نہیں، اس بڑے گھر میں مجھ بوڑھی عورت کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں، دن کی روشنی میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو صرف روایتیں نبھا رہے ہیں، گھر کی صفائی کرتے ہیں، میں انہیں مہینے میں کچھ دے دیا کرتی ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کہ جو کچھ میں انہیں دیتی ہوں وہ ان کے لیے قابل قبول نہیں۔ ان کے چہروں پر خشونت نظر آتی ہے، مگر میں بھی کیا کروں، جس دن جانا چاہیں چلے جائیں، مجھے کیا۔ بوڑھی نیم خپتی معلوم ہوتی تھی، پتہ نہیں کیا کہانی تھی اس کی، لیکن میں یہاں کوئی کہانی نہیں سننے آیا تھا۔ میں نے اسے کہا میں یہاں ایک رات ٹھہرنا چاہتا ہوں، صبح چلا جاؤں گا، یا اگر بہت ہی مجبوری ہوئی تو ممکن ہے 1-2 دن قیام کروں۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہاں، اگر تم نے مجھ سے تعاون نہ کیا تو مجبوراً مجھے تمہاری اس مختصر سی زندگی کو ختم کرنا پڑے گا۔ وہ بولی نہیں، میں مرنا نہیں چاہتی۔ نہ جانے کیوں موت سے اتنا قریب ہونے کے باوجود مجھے موت سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ تابوت کے اندر کتنا اندھیرا ہوتا ہے، اور جب وہ زمین کی گہرائیوں میں دفن ہو جاتا ہوگا تو پھر اس میں ہوا بھی نہیں آتی ہوگی۔ گھٹن اور تاریکی، دونوں چیزیں کتنی ہولناک ہیں۔ میں نے کہا تو پھر ان دونوں چیزوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مجھے اپنے ہاں قیام کی اجازت دے دو۔
बूढ़ी औरत ने गर्दन हिलाई और मुझे साथ लिए हुए एक गर्म कमरे में पहुंच गई जहां आतिशदान में आग दहक रही थी। मैंने चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। कमरा कदीम तर्ज पर आरास्ता था। गो हर चीज पुरानी हो चुकी थी लेकिन करीने से रखी हुई थी। बूढ़ी एक नफासत पसंद औरत मालूम होती थी। उसने मेरे लिबास को देखा और फिर कपकपाते हुए लहजे में बोली, मेरे पास कदीम तर्ज के कुछ लिबास हैं। गो बास्कल हमेशा कहता था कि मैं उन्हें रख कर हिमाकत का सबूत दे रही हूँ। भला ऐसी चीजों को रखने से क्या फायदा जो इस जमाने में राइज ना हो। मसलन गोल दामन का कोट, चांदी के बटन लगा और वैसी ही पैंट। लेकिन अगर तुम अपने इस लिबास से छुटकारा हासिल करना चाहो तो मैं तुम्हें अपने मरहूम शौहर का लिबास दे सकती हूँ। मैंने कहा, वाह, कदीम तर्ज का लिबास पहनकर मैं जमाने कदीम का एक फर्द नजर आऊंगा। तो मुझे इस दिलचस्प चीज से जरूर रोशनास करवाओ। बूढ़ी औरत एक अलमारी की तरफ बढ़ गई। मैंने महसूस कर लिया था कि वो जमाने की सताई हुई है और जहनी तौर पर नॉर्मल नहीं है। चुनाचे उस बूढ़ी औरत को हरासा करने की मजीद कोई जरूरत नहीं थी। मैंने बूढ़ी का दिया हुआ लिबास पहन लिया और उसकी तरफ देखने लगा। उसके चेहरे पर अब अजीब से तासुरात नजर आ रहे थे। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, देखो, सुनो, तुम जबरदस्ती के मेहमान बनकर मेरे पास आए हो, लेकिन तुम्हारी उम्र तकरीबन बास्कल जितनी ही है। मेरी दिली आरजू थी कि बास्कल एक बार ये लिबास पहने, मेरे सामने आए और मैं माजी को अपनी आंखों से देख सकूं, लेकिन उसने मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं की। क्या करता? बच्चा था जब उसका बाप उसे इस दुनिया में तन्हा छोड़कर चला गया। मैं भला एक गोशे में जिंदगी गुजारने वाली उसे नई दुनिया से क्या रोशनास करवाती, जबकि वो नई तहजीब का दिल दादा था। बाहर निकलकर उसने जो कुछ सीखा वो अच्छा न था, क्योंकि उसे अच्छे लोग नहीं मिले थे। अपनी इन्हीं बुराइयों का शिकार होकर वो मुझे तन्हा छोड़ गया, मर गया। जुर्म की जिंदगी गुजार रहा था। लोग उसे अच्छी निगाह से नहीं देखते थे, जबकि आज भी मकामी लोग मेरी बेहद इज्जत करते हैं और वो जानते हैं कि बास्कल की मां होने के बावजूद मैं उसकी बुराइयों की जिम्मेदार नहीं हूं। छोड़ो, मैं भी क्या बातें करने बैठ गई। तुम ये बताओ, खाना खाओगे? मैंने कहा, अगर तुम इतनी मेहरबानियां करने पर तुली हुई हो तो जाहिर है इनकार कैसे हो सकता है। बूढ़ी ने कहा, खाना मौजूद है, मैं गर्म करके लाती हूँ, और मजहूल से अंदाज में चलती हुई बाहर निकल गई। एक लम्हे के लिए मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं बूढ़ी औरत की नीयत न बदल जाए और वो ये न सोच बैठे कि मैं बास्कल नहीं हूँ बल्कि कोई मुजरिम ही हूँ। ऐसी हालत में मेरे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो सकती थी। चुनाचे मैं अपनी जगह से उठा और बूढ़ी का ताकुब करने लगा। उसे किचन की तरफ जाता देख कर मैं एक सुतून की आड़ में रुक गया और जब तक वो किचन से चीजें तैयार करके बाहर न निकली मैं वहीं खड़ा रहा। वो अपने हाथों में ट्रे उठाए हुए अंदर आई और उसने ट्रे मेरे सामने रख दी। मैं उसके अंदर दाखिल होने से पहले ही पुर इत्मीनान अंदाज में एक कुर्सी पर जा बैठा था। मुझे ये इत्मीनान हो गया था कि बूढ़ी मेरे साथ कोई फ्रॉड करने का इरादा नहीं रखती। खाने से फारिग होने के बाद मैंने बूढ़ी से फरमाइश की कि मुझे उस घर की एक झलक दिखा दी जाए और बूढ़ी इस बात के लिए तैयार हो गई। हालांकि ये काम मुझे पहले करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त मेरे जहन में नहीं आया था। मैंने एक एक कमरा देखा और हर तरह से मुतमईन होकर मैं उसी कमरे में चला आया जहां आग जल रही थी और फिर मैंने बूढ़ी से कहा, मेहरबान माँ, तुमने मुझे अपने बेटे की जगह देकर मुझ पर जो एहसान किया है उसका सिला मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अब तुम सोने के लिए जा सकती हो। मुझे उम्मीद है कि तुम इसी तरह मेरे साथ ताउन करोगी। मैं कोई जराइम पेशा आदमी नहीं हूँ, बस हालात का सताया हुआ हूँ। लेकिन बदकिस्मती से अगर तुमने मेरे खिलाफ कोई हरकत करने की कोशिश की तो मैं खामोशी से तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा और फिर कब्र की अथाह गहराइयां और ताबूत की तारीकी, यकीनन वक्त से पहले तुम उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। बूढ़ी औरत घबरा कर खड़ी हो गई। उसने चंद लम्हे मेरी तरफ देखा और फिर आहिस्ता से बोली, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। तुम मुझे जिंदा रहने दो, मैं तुम्हें पनाह देती हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी, कहा, यह निहायत मुनासिब बात है। वो कमरे से निकलकर आगे बढ़ी। तब मैंने निहायत खामोशी से उसका ताकुब किया। मैं देखना चाहता था कि अब उसकी क्या मसरूफियत होती है। फिर वो एक कमरे में दाखिल हो गई और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुझे इत्मीनान हो गया था। बूढ़ी के अब तक के अंदाज से ये पता चलता था कि वो जो कुछ कह रही है गलत नहीं कह रही और उसके अंदर कोई साजिश करने की सलाहियत नहीं है। मैंने सोफा घसीट कर आतिशदान के करीब किया और आतिशदान में लकड़ी के 2 बड़े बड़े टुकड़े डाले। अब सारी रात आग जल सकती थी और कमरा गर्म रह सकता था। सोफे पर लेटकर मैं सोच में गुम हो गया। यहाँ तक तो कामयाबी हासिल हो गई थी। वो काम कर लिया था मैंने जिसकी ख्वाहिश मिस्टर आइंशलायर ने की थी। अब ये फिल्म उन तक पहुंचाना थी और उसके बाद उनसे तहजीब मैल्कम एक्स को तलब करना था। बिलाशुबा इस मामले में मेरी अपनी दिलचस्पियां भी शामिल थीं कि सिलसिला इसराइल से जा मिलता था और मिस्टर आइंशलायर जो कुछ कर रहे थे मैं उनसे इस सिलसिले में मुकम्मल तौर पर मुत्तफिक था।
लेकिन तहजीब मैल्कम एक्स के मिल जाने के बाद जिस सुकून और जिस हिम्मत से काम लिया जा सकता था, अभी वो मुमकिन नहीं था। काफी देर तक मैं सोचता रहा। बदकिस्मती से वो लोग ऐन वक्त पर पीछे लग गए थे। काश उनसे मुठभेड़ ना होती तो उन्हें कतई तौर पर ये अंदाजा ना होता कि वहां क्या हो चुका है। अभी इन्हीं ख्यालात में गुम था कि दफतन जोर से दरवाजा बजने की आवाज सुनाई दी और मैं हड़बड़ा कर उठ खड़ा हुआ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।